आर्ट सेंटर उसरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अर्थशास्त्र का यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए इस प्रथम वीडियो की शुरुआत हम प्रथम अध्याय से करेंगे। प्रथम अध्याय का हमारा शीर्षक है परिचय। परिचय को आज हम बेहद सरल पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो का लेक्चर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन करें और इस वीडियो का लेक्चर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रथम अध्याय का हमारा पहला पॉइंट निकल करके आ रहा है अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र का आखिर क्या अर्थ है? दोस्तों, अर्थशास्त्र संस्कृत शब्दों का दो शब्द का संधि है। वह शब्द है, पहला हो गया अर्थ, दूसरा हो गया शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। धन मतलब पैसा, ठीक है। यानी धन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? तो अर्थशास्त्र। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसे आप कॉपी में इसी प्रकार नोट कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र का अर्थ और यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक है अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों का अर्थ धन, और यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया था, ब्रैकेट दे दिए। धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, यह तो मेरा अर्थ है, ठीक है, लेकिन यह मेरा परिभाषा नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अर्थशास्त्र का परिभाषा। यह रहा अर्थशास्त्र का परिभाषा, ठीक है। दोस्तों, परिभाषा के संदर्भ में अनेक अर्थशास्त्रियों के विचार में भिन्नता है, ठीक है। अब क्या क्या भिन्नता है? भिन्नता अर्थशास्त्र को लेकर अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया है, यानी कि इसका जो रूप है अर्थशास्त्र का वह अलग अलग रूप दिया गया है, जो मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्ग? तो 5 वर्ग। तो 5 वर्ग, पहला वर्ग है धन संबंधी परिभाषा, ठीक है। यानी कि इसका जो परिभाषा है वो परिभाषा मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। वह वर्ग है एक से यहां से लेकर के यहां तक, और सभी का अलग अलग थोड़ा अलग अलग परिभाषा है, ठीक है। तो पहला वर्ग है धन संबंधी परिभाषा। तो धन संबंधी या इसे आप विचारधारा भी कह सकते हैं। तो धन संबंधी विचारधारा कौन दिया? तो वह दिया है एडम स्मिथ ने। आपका एग्जाम में 1 नंबर का यह प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि धन संबंधी विचारधारा किसका है? तो धन संबंधी विचारधारा है एडम स्मिथ का। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार पूछेगा एडम स्मिथ ने कौन सी विचारधारा दी? तो एडम स्मिथ ने धन संबंधी विचारधारा दी। इसी प्रकार दूसरा वर्ग है कल्याण संबंधी विचारधारा या कल्याण संबंधी परिभाषा। यह किसने दिया? यह दिया है मार्शल ने। इसका भी बार बार प्रश्न आता है कि मार्शल ने कौन सी विचारधारा दी है? तो मार्शल ने कल्याण संबंधी विचारधारा दी है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा। किसने दिया? तो रॉबिन्स ने दिया। चौथा है आवश्यकता विहीनता संबंधी विचारधारा। किसने दिया? तो जे.के. मेहता ने दिया। और पांचवा है आधुनिक या विकास केंद्रीय परिभाषा। किसने दिया? तो सैमुएल्सन ने दिया, ठीक है। आपको दोस्तों पहला पॉइंट बेहद अच्छे से रट लेना है। हम पहले पॉइंट को बेहद अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि पहला पॉइंट ही हमारा VBI है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत दूसरे पॉइंट को भी याद कर सकते हैं, और यदि बेहतर नंबर लाना है तो 1 से लेकर 5 तक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है धन संबंधी परिभाषा। तो धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने दिया, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने 1776, ठीक है, 1776 में उन्होंने एक किताब को प्रकाशित किया। उस किताब का हिंदी में नाम है
राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। ठीक है, यह तो हो गया मेरा हिंदी नाम, राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। लेकिन इसका जो अंग्रेजी नाम है, यह अंग्रेजी नाम इसका अनुवादित नाम है। ठीक है, अंग्रेजी नाम इसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, में अर्थशास्त्र धन का विज्ञान माना, यानी कि धन का विज्ञान किसने कहा? तो धन का विज्ञान कहा है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने ही कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, और यह धन का विज्ञान के बारे में किस बुक में प्रकाशित किया? तो वह बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इन्हीं बुक में एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो कई बार आपको एग्जाम में आता है कि यह इस किताब, यानी किताब का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखी? तो यह लिखी है कौन? तो एडम स्मिथ ने। आप किताब का नाम याद कर लीजिएगा, इसका राइटर कौन है? तो एडम स्मिथ। ठीक है, यह 1 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही यह बुक लिखी और इस बुक में जो है उन्होंने अर्थशास्त्र को विश्व के समक्ष लाया। ठीक है, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब प्रश्न आता है, यदि अर्थशास्त्र की परिभाषा एग्जाम में आए तो हमें किस प्रकार लिखना है? तो अर्थशास्त्र की यदि पूछेगा कि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, तो आपको लिखना है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र में क्या होता है, जितना भी आपका वस्तु है और सेवा है, तो वस्तु मतलब तो प्यारे दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, जैसे चावल हो गया, कार हो गया, गाड़ी हो गया, ये सभी तो वस्तु हो गया। और सेवा के अंतर्गत आता है जैसे बैंकिंग सेक्टर में जो आपको सेवा है ना मिल रही है। ठीक है, तो इनके अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है, वितरण होता है, उपभोग होता है, उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? उनका अध्ययन ही आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो उत्पादन, वितरण और उपभोग, इस तीनों पॉइंट को दोस्तों हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया यह वीवीआई आपका पॉइंट है। कई बार आपका 2 नंबर में यह पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया किसे समझते हैं, आर्थिक क्रिया से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ठीक है, यह इसका उत्तर 2 नंबर में आप लोग लिख दीजिए। अब हम समझते हैं कि आखिर आर्थिक क्रिया क्या है। ठीक है, आर्थिक क्रिया, ठीक है, अब मान लीजिए कि मनुष्य को क्या होती है, तो मनुष्य को हर चीज की आवश्यकता होती है। जैसे जब वो भोजन करता है तो भोजन करने का आवश्यकता, कपड़ा पहनने का आवश्यकता, लेकिन जितना भी आवश्यकता है उसको पूर्ति वो कैसे कर पाएगा? वह पूर्ति कर पाएगा धन से। जब उसके पास धन रहेगा तभी तो वो पूर्ति कर पाएगा। लेकिन यह धन कहाँ से आएगा? तो यह धन आएगा जब वो क्रिया करेगा। वह जिस साधन से वो जिस साधन का उपयोग कर जब वो क्रिया करेगा और उस क्रिया के दौरान जब उसे धन एकत्रित होगा, तब वही क्रिया कहलाएगा आर्थिक क्रिया। ठीक है, और आर्थिक क्रिया के बदले में जो उसे धन प्राप्त होगा, उस धन से वह अपना जो भी आवश्यकता होगा उसका पूर्ति वह कर पाएगा। ठीक है, दोस्तों इस पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं।
यानी कि जहां आय का स्रोत होगा, ठीक है, आय का सृजन होगा, और वहां यदि क्रिया होगा तो वो सारा का सारा क्रिया कौन सा कहलाएगा, तो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, यानी आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती है। ठीक है, अब कैसे नहीं करती है, मान लीजिए कोई आर्थिक क्रिया हो रही है और वह आर्थिक क्रिया कल्याण संबंधी हो, तो कल्याण संबंधी में क्या होता है कि बदले में हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, यानी कि हम लोग मुफ्त में वो सामान को वितरण करते हैं, तो जिसके कारण हमें आय का सृजन नहीं हो पाता है। इसलिए जितना भी आर्थिक क्रियाएं हैं आवश्यक रूप से आय का सृजन नहीं होती। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, हमने आर्थिक क्रिया को समझ लिया, अब हम देखेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकार। दोस्तों आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय और चौथा है निवेश। ठीक है, विनिमय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण को भी हम अच्छे से समझेंगे। सर्वप्रथम हम इन चारों को बेहद आसानी से समझ लेते हैं। उपभोग, दोस्तों उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत या सामूहिक, ठीक है, यानी कि सिंगल व्यक्ति हो या सामूहिक हो, उसका आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो भी आपका वस्तु हो या सेवा हो, जब उसका उपयोग करेंगे तो उपयोग करना ही क्या आपका कहलाएगा, उपभोग। जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना इत्यादि। ठीक है, अब देखिए जो भी हम उपभोग करेंगे तो उपभोग का पूर्ति कब होगा, जब हमारा उत्पादन होगा। ठीक है, तो उत्पादन क्या है, उत्पादन वह क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि से है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर उपभोग बढ़ेगा तो मेरा ऑटोमेटिक क्या है, मेरा ऑटोमेटिक उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है विनिमय। अब जब उत्पादन करेंगे तो उत्पादन करने के बाद हम विनिमय प्रणाली को हम उपयोग में लाएंगे। तो विनिमय क्या है, विनिमय वह क्रिया, यहाँ पर क्रिया है, गलती हो गया। ठीक है, विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु हो या उत्पादन हो उसका हम क्या करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे। ठीक है, और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः किसमें होता है, तो मुद्रा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, साथ ही विनिमय की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो कीमत निर्धारण भी कहते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कीमत निर्धारण से क्या समझते हैं, तो कीमत निर्धारण क्या होगा, तो विनिमय का ही आपका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है निवेश। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब देखिए अब किसी वस्तु का डिमांड है, ज्यादा है, तो हम लोग इन्हें क्या करते हैं, तो हम लोग एक निवेश करते हैं। और निवेश जो हम लोग करेंगे वो फ्यूचर प्लानिंग करते हुए करेंगे कि फ्यूचर में हम जो निवेश कर रहे हैं उससे हम क्या कर सके, तो उससे हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम रेगनर, ठीक है, कौन, तो रेगनर एक व्यक्ति थे, रेगनर ने 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पहला भाग कौन है, तो पहला भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका अर्थशास्त्र का जो बुक है वह बुक 1 है और समष्टि अर्थशास्त्र भाग 2 है, यानी कि यह हो गया भाग 1 बुक, यह हो गया भाग 2 बुक। इसी को हम पूरे 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, यानी व्यष्टि को अच्छे से पढ़ेंगे और समष्टि को अच्छे से पढ़ेंगे। हम आगे की वीडियो में व्यष्टि और समष्टि को अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ दोनों में अंतर देखेंगे कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो। हमारा पता है थाना रोड, डगवा टोली, रोसड़ा, जिला समस्तीपुर, बिहार। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.artcenterdosa.com। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम
ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।